हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका 22 जून के रिटेल डिस्कशन में। आप सबको मैं फिर इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि आज ही का दिन है जब यूपीएससी का सबसे बड़ा फेस्टिवल प्रतिज्ञा दिवस मनाया जा रहा है पटना में। आप चाहें तो उसे अटेंड कर सकते हैं, अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। इस कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के आपको लिंक मिल जाएगा जहां से अपनी सीटें आप रिजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं इस सेशन को, जहां आपके लिए है बहुत सारे ऑफर्स और कई सारी एक्साइटिंग चीजें। ये यूपीएससी फेस्टिवल आज 22 जून को पटना में हो रहा है, याद रखिए। अगर आप पटना के आसपास है तो उसको जरूर अटेंड करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हिंदू में छपे हैं। एक तो एनटीए के बारे में, जो नेट का एग्जाम था उसके कैंसिलेशन के बाद नीट के ऊपर जो नीट के बाद नेट और एनटीए के ऊपर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं उसके ऊपर में कि एनटीए क्या है, क्या प्रावधान है और क्या बदलाव की जरूरत है। एक आर्टिकल है रशिया और नॉर्थ कोरिया के सिक्योरिटी पैक्ट के बारे में कि इसका प्रभाव क्या होगा बाकी दुनिया के ऊपर, खासतौर पर इंडिया के ऊपर, और क्यों अब रशिया खुल के इतना नॉर्थ कोरिया के करीब आ रहा है। और तीसरा, म्यांमार को लेकर भारत की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, क्या एक प्रोग्रेसिव पॉलिसी भारत की होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन की जाएगी। तीनों आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक आर्टिकल और है जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, जहां पटना हाईकोर्ट ने हाल में जो 50% की सीलिंग है उसको जारी रखते हुए जो एडिशनल 15% रिजर्वेशन वहां दिया जा रहा था उसको कैंसिल कर दिया है। इसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहला ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिगार्डिंग रिजर्वेशन लॉज के बारे में बात करता है। तो पहली चीज हुआ क्या है यहाँ, तो बिहार में अराउंड 65% रिजर्वेशन दिया जा रहा था और वहां की हाईकोर्ट ने रूलिंग दी है कि बिहार गवर्नमेंट ने जो रिजर्वेशन इंक्रीज की थी गवर्नमेंट जॉब्स में बियॉन्ड 50% लिमिट, ये इलीगल है और उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया है। और रीजन क्या दिया गया, रीजन दिया गया मेरिट का, कि मेरिट और एफिशिएंसी को नुकसान होगा, इसीलिए ये रिजर्वेशन उन्होंने कैंसिल कर दिया, जो 15% एडिशनल रिजर्वेशन दी जा रही थी। अब यहां ये आर्टिकल बड़ी अच्छी बात करता है, जहां ये बताता है सबसे पहले कोटा स्टार्ट कहां से होते हैं, क्या इसका इतिहास है। तो नॉर्मली आप देखो तो 50% सीलिंग की बात सबसे पहले जो आती है, रिजर्वेशन इतना ही होना चाहिए, ये कहां से आया। देखिए, अगर आप हिस्ट्री में जाओ, रिजर्वेशन की पहली बात इंडिया में कहां होती है, तो हंटर कमीशन से ही डिस्कशन स्टार्ट होती है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की इंडिया में। और इंडिया आजाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, रिजर्वेशन शुरू हुआ। पहले ये SC/ST तक लिमिटेड था, फिर ये ओबीसीज को प्रोवाइड किया गया। लेकिन जो सबसे फेमस केस है वो है इंदिरा सावनी जजमेंट, इंदिरा सावनी केस, जिसे मंडल कमीशन की जजमेंट भी हम कहते हैं, जहां पर पहली बार सोशल और एजुकेशनल बैकग्राउंड, सोशल एजुकेशन बैकवर्डनेस के हिसाब से आपको जो क्लासेस हैं उनके लिए रिजर्वेशन स्टार्ट की गई, SEBCs की रिजर्वेशन स्टार्ट की गई। और यहां इन्होंने कहा था कि 27% कोटा रिजर्वेशन का दिया जा सकता है जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए। तो यहां इन्होंने इसको अपहेल्ड किया था इस जजमेंट में। कौन सा? इंदिरा सावनी जजमेंट, जो आपको पता होनी चाहिए, 1992 की जजमेंट है। यहां पर ही आपका 50% जो लिमिट है रिजर्वेशन की, इसकी बात भी की गई थी। ये कहा था कि 50% जो लिमिट है ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको मेरिट और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, कि आपके जो लोग चुने जा रहे हैं वो ऐसे हो जो एफिशिएंट हो, और अगर आप सारी की सारी सीटें रिजर्व कर लोगे, 50% से ज्यादा सीटें अगर आप रिजर्व करते हो, तो शायद एफिशिएंसी पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये जजमेंट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और हालांकि नॉट डायरेक्टली, बट इससे मिलीजुली एक और जजमेंट आई थी, नागराज जजमेंट, जो 2006 में आई थी, नागराज केस। तो नागराज केस में यह बताया गया था कि जो रिजर्वेशन है, हालांकि ये नागराज केस जो था ये SC/ST के बारे में था, यहां ये बोला गया था कि 3 रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है किसी भी चीज को रिजर्वेशन के केस में। पहला, SC/ST में जिनको रिजर्वेशन दी जा रही है, क्या वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, इसका क्वांटिफाइबल डेटा होना चाहिए। और ये भी डेटा होना चाहिए कि वो एडवोकेटली रिप्रेजेंटेटेड नहीं है, कि उनको सरकार में उतनी जगह नहीं दी जा रही नौकरियों में जितनी उनकी अनुपात है, या जिस तरह से उनको मिलना चाहिए रिजर्वेशन, जिस तरह से उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जितना उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और तीसरा, जितनी रिजर्वेशन दी जा रही है ये एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे सिस्टम को और उनके जो कार्य करने के तरीके हैं उसके एफिशिएंसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो ये नागराज केस में भी एफिशिएंसी की बात हुई थी और इंदिरा साहनी केस में भी ये बात हुई थी। उसके बाद अभी रिसेंटली कई स्टेट गवर्नमेंट ने इसको इंक्रीज किया है, लेकिन दोबारा 50% सीलिंग पर ही आके कोर्ट रुक गई है। अब आप कहेंगे ये बात तो हो गई, लेकिन फिर EWS कोटा भी तो आया था, तो EWS कोटा पे भी बात करेंगे, वहां क्या बात हुई थी। अब देखिए, जो जजमेंट इंदिरा साहनी केस में आया था वो ये हुआ था कि 6-3 की मेजोरिटी से फैसला दिया गया था कि सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस का लिमिट दिया था और कहा था 50% लिमिट हमें देनी पड़ेगी वर्टिकल कोटास में, ठीक है। और यही चीज पहले MR बालाजी केस और देवदासन केस में ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था कि भाई 50% लिमिट रहनी चाहिए रिजर्वेशन की, जब तक कि कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ना हो, कि कोई जो वर्ग है बहुत ज्यादा ही पिछड़ा ना हो या कोई ऐसी समस्या ना हो, तब तक हम 50% लिमिट के अंदर ही रहेंगे। अब इसका अब देखें तो इस लिमिट को तोड़ने वाला सिस्टम जो हमें देखने को मिला वो तमिलनाडु में रिजर्वेशन है जो 50% से ऊपर है, और इसको 9th शेड्यूल में रखा गया था
जब ये अप्लाई किया गया था। लेकिन 9 शेड्यूल की अब जो पहली बात ये थी कि 9 शेड्यूल के अंदर कोई भी चीज अगर आप रखते हैं, कोई लॉ रखते हैं, तो उसको आप कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम अब खत्म हो चुका है। तो इसीलिए इसके ऊपर बात अब दोबारा की जा रही थी। कोर्ट ने जब ये जजमेंट दिया उस समय में और भी कई राज्यों में डिमांड की जा रही है, जैसे पटेल और जाट्स की रिजर्वेशन है, फिर मराठा रिजर्वेशन है, लगभग इन सभी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और ये दोबारा एक चैलेंज है कि कैसे इसको कोर्ट अब जस्टिफाई करेगी आगे, क्योंकि ऑलरेडी इसको लेकर एक एक्सेप्शन आ चुका है। 2019 में 10% कोटा लाया गया था इकोनॉमिकली और बैकवर्ड वीकर सेक्शन के लिए। जब ये लगाया गया था तब दलील ये दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2022 की जजमेंट में कि 50% सीलिंग जो दी गई है ये केवल SC, ST और OBC कोटास को दी गई है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई कोटा आप लेके आते हो, अगर आप कोई डिफरेंट क्लास लेके आते हो, तो वहां पर ये काम नहीं करेगा। इसीलिए ये जो बैकवर्डनेस है ये एक डिफरेंट क्लास पे लगाई जा रही है। जो नॉर्मली 50% का रूल है ये SC, ST, OBC के ऊपर है कि इनके ऊपर 50% से ऊपर आप लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप किसी और क्लास को, किसी और वर्ग को रिजर्वेशन देना चाहते हो तो वहां ये नियम लागू नहीं होगा। तो अभी जो रिजर्वेशन की बात की जा रही है वो मेजरली SC, ST और OBC कोटा के अंतर्गत की जा रही है। उसको बढ़ा के 65% तक करने की बात बिहार में हुई थी, उसके खिलाफ ये लॉ आया है, इसलिए EWS पे जजमेंट दूसरी आई थी। अब सवाल ये आता है कि जो भारत में ये सीलिंग है इसको लेकर एक मेजर चैलेंज है। सीलिंग मतलब कि आप 50% से ऊपर नहीं जा सकते। कहा यह जा रहा है कि इक्वालिटी के खिलाफ है। अब देखिए, भारत में संवैधानिक नियम है कि भारत में इक्वालिटी होनी चाहिए, और इवन जो रिजर्वेशन है इसको लेकर कई तरह की डिबेट्स हैं। इवन जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की स्पीच है, उन्होंने कहा था कि सारा का सारा आप जो है जब आप रिजर्वेशन लगा रहे हो तो अगर बिना क्वालिफायर्स के नहीं लगा सकते। ऐसे नहीं कि आप अनलिमिटेड रिजर्वेशन कर दो, टोटली रिजर्व कर लो। अगर आप ऐसा करोगे तो आप इक्वालिटी के नियम के खिलाफ जाओगे, ये बात उन्होंने की थी। लेकिन यह भी बात की गई है कि भारत में फंडामेंटल राइट है इक्वालिटी का, और हमारी सरकार का जो हमारा संविधान है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर हम देखें, जब 2022 में कोर्ट की रूलिंग आई थी कि जो OBC कोटा नीट में दिया गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन मेरिट के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव कॉन्सिक्वेंस है। यानी देखिए, एक होता है फॉर्मल इक्वालिटी, ठीक है, और एक होती है सब्सटेंटिव इक्वालिटी। यानी एक तो बस आप कहने को इक्वालिटी बता रहे हो, मान लो आप सभी को बोलो कि सभी को एक एक पीने का पानी मिलेगा, सब एक लाइन में आ जाए, और जब तक नल चल रहा है जिसको पानी मिल रहा है वो उसको पिएगा, और अगर आप बाद में हो पानी खत्म हो गया तो आपको पानी नहीं मिला, पर आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली, नल सबके लिए खुला है, लेकिन पानी तो इनिशियली कुछ लोगों को ही मिला। तो वो फॉर्मल इक्वालिटी है। लेकिन सब्सटेंटिव इक्वालिटी तब होगी जब उस नल से जो पानी है वो सबको बराबरी से मिले। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सब्सटेंटिव इक्वालिटी बेसिकली, अगर हम इसको समझे तो ये कहा जा रहा है कि अगर हम देखें इंदिरा गांधी केस के बारे में और जो जजमेंट के बारे में, वहां यही एक चीज आती है कि क्या ये सब्सटेंटिव इक्वालिटी है या फॉर्मल इक्वालिटी है। दोबारा से अब कहा जा रहा है कि दोबारा एक बार सुप्रीम कोर्ट को इस चीज को सुनेगी, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पर फिर इंदिरा साहनी जजमेंट सवाल में आएगा कि भाई किस तरह से अब पिछले 3 दशकों में जो चीजें हुई है, 1992 के बाद से जो अभी तक जो बदलाव हुए हैं, इसको लेकर अब कोर्ट क्या करेगी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद से जो बदलाव हुए हैं रिजर्वेशन में, जो भागीदारी बढ़ी है अलग अलग वर्ग के लोगों की, उसको लेकर कोर्ट क्या करेगी। तो ये कहानी है, ये दोबारा टेस्ट होगा। और जैसे मैंने आपको बताया, तमिलनाडु में रिजर्वेशन था, 50% की लिमिट ब्रीच की गई थी, लेकिन उसको रखा गया था कहां, 9 शेड्यूल में, अंडर 76 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 9 शेड्यूल में क्या था कि आपको जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था, आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन अब वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब उसे चैलेंज किया जा सकता है, कोर्ट की जजमेंट पहले आ चुकी है, लेकिन वो एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है, इसलिए वहां पर ये चालू रह रहा है। 2021 में एक और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मराठा कम्युनिटी के रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था, और अगर वो लागू होता तो 68% रिजर्वेशन महाराष्ट्र में लागू होती। इसके अलावा पटेल, जाट और कापू जो वर्ग है, इनके लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग रिजर्वेशन की डिमांड्स की जा रही है। तो भारत में जरूरी है कि हमें रिजर्वेशन और इक्वालिटी में एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, लेकिन वो इक्वालिटी या वो मेरिट किस बिना पर बचाया जा रहा है, क्या लॉजिक है रिजर्वेशन का, क्या लॉजिक है कि आप इसको अप्लाई नहीं कर रहे, उसके बारे में एक ठोस जजमेंट, एक ठोस जो होता है निर्णय, वो कोर्ट को लेना पड़ेगा, वरना पॉलिटिकल कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाएगा रिजर्वेशन को लेकर। तो ये था ये एडिटोरियल आर्टिकल जहां बात की गई थी रिजर्वेशन के बारे में। आपको याद रखना है इंदिरा साहनी जजमेंट के बारे में, आपको याद रखना है नागराज केस के बारे में, आपको याद रखना है कि भारत में क्या क्या प्रोविजंस इसके रिगार्डिंग है। अगला आर्टिकल बात करता है म्यांमार के बारे में, और म्यांमार को लेकर भारत की जो पॉलिसी रही है उसके बारे में। देखिए, म्यांमार भारत के पड़ोस में एक देश है जो आपको दिख रहा है बिल्कुल यहाँ नॉर्थ ईस्ट में। देखो, नॉर्थ ईस्ट के कई सारे राज्य जो है इनसे इनका बॉर्डर लगता है, लेकिन म्यांमार को ही पहले बर्मा कहा जाता था, यहाँ लगातार एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है। इनके कई राज्य, जैसे शिन प्रोविंस है यहाँ, यह है सगाइंग प्रोविंस यहाँ, और रखाइन प्रोविंस यहाँ,
इन तीनों ही राज्यों में बहुत घनघोर युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जहां आर्मी के खिलाफ विद्रोह हो रहा है। और वहां पे नॉर्मली क्या था, यहां पर हमेशा आर्मी का शासन रहता है, जिसे हम जुनता या जनता कहते हैं। आर्मी का शासन यहां पे रहा है। कुछ समय पहले यहां पर एक चुनी हुई सरकार आई थी आंग सान सूकी के लीडरशिप में, लेकिन को जो यहाँ की आर्मी है उन्होंने अपनी कुछ सीटें पार्लियामेंट में रिजर्व करके रखी थी और कुछ समय बाद इन्होंने वहां की सरकार को हटा के दोबारा कंट्रोल कर लिया ईस्ट एरिया के ऊपर। तो यहाँ पर कई सारे डिफ्यूजीज हैं, कई सारे मुद्दे हैं। देखिए रखाइन प्रोविंस जो है, यहीं पर है आपके रोहिंग्यास। रोहिंग्यास वो लोग हैं जो मुस्लिम हैं और जो बांग्लादेशी ओरिजिन के हैं, बंगाल से। या देखिए ये रहा बांग्लादेश, सदियों पहले वो यहां से आकर राखाइन में स्टैब्लिश हो गए थे, रहने लग गए थे। तो अब म्यांमार की सरकार का कहना था कि भाई आप गलत लोग हो, आप यहाँ के वासी नहीं हो, तो उनको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, म्यांमार का नागरिक। और उनकी आर्मी ने कहा कि ये पूरा ग्रुप ही टेररिस्ट का है। इन्होंने उनके ऊपर बहुत सारी हिंसा करनी स्टार्ट कर दी, एयर बॉम्ब भी ड्रॉप करने स्टार्ट कर दी। फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्राइसिस आई, रिफ्यूजी क्राइसिस, जहां से रोहिंग्यास ने इस देश को छोड़कर अलग अलग देशों की ओर जाना शुरू किया और जहां से रोहिंग्यास को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था इंटरनेशनली। अब ये एक जगह है। दूसरा, अभी हाल में शिन प्रोविंस और सगाइंग प्रोविंस जो है, इन दोनों प्रोविंस में भी लगातार जो गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, एक सिविल वॉर सी छिड़ी हुई है, जहां पर उनकी गवर्नमेंट, जो उनकी मिलिट्री है, उनके खिलाफ कई सारे ग्रुप्स खड़े हो रखे हैं। तो यहां जो विवाद है, इस विवाद में इंडिया भी फंस चुका है, क्योंकि इंडिया की बॉर्डर जो इन राज्यों से लगता है, हमारे स्टेट्स का। और हमने बहुत सालों तक म्यांमार के साथ में संबंध कम करके रखे थे ऐतिहासिक रूप से, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट थी। हमें लगता था कि इनके साथ संबंध हमारे बनाना हमारे वैल्यूज के खिलाफ है। नतीजा ये हुआ कि चाइना म्यांमार के साथ संबंध बढ़ाता चला गया और म्यांमार ने यहां पर एक पाइपलाइन भी बनाई है, एक पूरा कॉरिडोर बनाया है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, और एक पोर्ट भी डेवलप किया है इन्होंने नेपितो के पास भी, खाओपियो नाम का पोर्ट यहां डेवलप किया है। तो बदले में भारत ने रिसेंटली अपनी आंखें खोली और भारत ने कहा चलो भाई हमें भी इनके साथ व्यापार करना। तो भारत ने यहां सितवे में एक पोर्ट डेवलप करना स्टार्ट किया, कालादान मल्टीमोडल प्रोजेक्ट डेवलप करना स्टार्ट किया म्यांमार के साथ। तो भारत म्यांमार के साथ संबंधों को अब बढ़ाता जा रहा है। और जब वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चुन के आई तो भारत के संबंध लगा और सुधरेंगे, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उनकी सरकार भी हट गई और दोबारा आर्मी का कंट्रोल आ गया, यहां पर और युद्ध की स्थिति बढ़ गई इस देश में। तो भारत को लगा था भारत यहाँ के संबंध सुधारेगा, तो इसलिए भारत ने एक फ्री मूवमेंट रिजीम स्टार्ट किया था इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर के आसपास की 16 किलोमीटर के इलाके तक जो लोग रहते हैं वो बिना पासपोर्ट के आ जा सकते हैं 16 किलोमीटर तक, और जो खरीदारी वगैरह है कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यहां से हिस्टोरिकल संबंध रहे हैं लोगों के। तो इसलिए भारत ने शुरुआत की थी, लेकिन जब युद्ध की स्थिति बढ़ती दिखी तो भारत ने वो भी बंद कर लिया। तो यहां जो आर्टिकल यहां बात करता है कि कैसे भारत को एक प्रोग्रेसिव पॉलिसी बनाने की जरूरत है। यहां जो स्कॉलर है वो बात करते हैं कि भारत को फॉर्मल रिलेशंस बनाए रखने चाहिए, लेकिन भारत को इंश्योर करना चाहिए रिजीम जो यहाँ की मिलिट्री रिजीम है वो जिस तरह से लोगों को मार रही है, जिस तरह से दिक्कतें कर रही है, अगर वहां के उससे शरण लेने के लिए कुछ अजाइलम सीकर्स इंडिया में आते हैं तो भारत को उसको वेलकम करना चाहिए, उनको नहीं भगाना चाहिए। ये इनका आर्ग्यूमेंट है। तो इन्होंने कहा कि भारत की गवर्नमेंट के पास मौका है कि वो एक प्रो डेमोक्रेटिक स्टांस ले। याद रखिए म्यांमार के ऊपर अमेरिका के भी संबंध अच्छे नहीं, उन्होंने भी इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए कई सारे। तो उन्होंने कहा कि भारत को अब ऐसा करना चाहिए कि भारत अपने इंटरेस्ट के अलावा अपनी वैल्यूज को भी आगे लेकर आए। अभी तक भारत सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा है, वैल्यूज की नहीं, और अब भारत को वैल्यूज को ताक पे नहीं रखना चाहिए, अपने वैल्यूज को लेकर आना चाहिए। अभी तक फॉरेन पॉलिसी में हालांकि वैल्यूज और इंटरेस्ट, मतलब जो आपके जैसे कह सकते हैं ना आप, सच्चाई, आइडियलिज्म, डेमोक्रेसी की वैल्यूज होती हैं आपकी, फिर आपके इंटरेस्ट होते हैं कि भाई आपको पेट्रोल चाहिए, आपको गैस चाहिए, आपको इस देश के साथ संबंध बनाने हैं। म्यांमार के थ्रू ही आप साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे बना रहे हो, आप और कई सारे काम इनके साथ कर रहे हो। यहां से आपका एक ये आपका सितवे पोर्ट से आप एक कालादान मल्टीमोडल प्रोजेक्ट यहां पे बना रहे हो, कालादान रिवर के ऊपर नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए। कई सारी चीजें यहां बन रही हैं। तो ये कहना है कि आपके इंटरेस्ट में है, लेकिन अपने वैल्यूज को आप ताक पे नहीं रख सकते हो। तो भारत को अपनी म्यांमार पॉलिसी को दोबारा चेंज करने की जरूरत है। आप इसको स्ट्रेटेजिक टर्म में नहीं, वैल्यूज के टर्म्स में भी देखना चाहिए। हमें और प्रोग्रेसिव वैल्यू ड्रिवन म्यांमार पॉलिसी बनानी चाहिए। जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि हमें डेमोक्रेसी और ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, और इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को 4 इंपॉर्टेंट स्टेप तुरंत लेने चाहिए। इन्होंने कहा, पहला, भारत यहाँ के आसपास की सबसे बड़ी फेडरल डेमोक्रेसी है, तो भारत को उसका इस्तेमाल करते हुए अपना इन्फ्लुएंस म्यांमार के ऊपर बढ़ाना चाहिए। अभी भारत से कहीं ज्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ पर किसका है? चाइना का। वो यहाँ से ऑयल और गैसेस भी खरीदते हैं। इनका कहना है कि क्यों ना भारत जो वहां की प्रो डेमोक्रेसी पॉलिटिकल ग्रुप्स है, जो एनयूजी थी यहाँ पे, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जिसकी सरकार थी, जिसको बाद में हटा दिया गया, इन तरह के ग्रुप्स को सपोर्ट करना चाहिए भारत को, और वहां पुश करना चाहिए एक फेडरल डेमोक्रेटिक यूनियन को, ताकि स्टेट और बाकी जो राज्य उनके बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट हो पाए ताकि वो पावर शेयरिंग कर पाए। वहां अलग अलग राज्यों में विवाद है जो मिलिट्री जनता है उनके साथ, तो भारत एक फॉर्मूला सेट कर सकता है, उनको सिखा सकता है कैसे पावर शेयरिंग करनी है अलग अलग राज्यों के साथ। और जो
नया संविधान बना था जिसमें फिर मिलिट्री हालांकि कब्जा कर चुकी है। इनका कहना है कि क्यों ना भारत वहां पर लीड लेके उन्हें बताया कि भाई जो उनका ग्रुप है उनको इंडिया सपोर्ट करे, उनके बीच में बातें बढ़ाए, कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करे, नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम पे फोकस करे। किसके साथ? अपोजिशन के साथ। जो वहां की अपोजिशन है, जो अभी साइडलाइन है, स्कॉलर का ये कहना है कि उनके साथ भारत को संबंध और स्ट्रांग करने चाहिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए ताकि चाइना की कैपेसिटी थोड़ी घटे और भारत चाइना के मुकाबले एक बेहतर विकल्प बने वहां पर। और भारत और चाइना दोनों ही मिलिट्री हार्डवेयर बेच रहे हैं म्यांमार को। म्यांमार की मिलिट्री उसका इस्तेमाल जनता के खिलाफ करती है, इसलिए भारत को जरूरी है कि भारत यहां पर हथियार ना बेचे बल्कि उनके अपोजिशन लीडर्स को सपोर्ट करे, कैपेसिटी बिल्डिंग करे। जैसे इनका कहना है कि भारत ने जो भी हथियार बेचे हैं अक्सर नॉन लेथल है और सेमी लीथल इक्विपमेंट बेचे हैं 2021 के बाद से इनको, लेकिन इसका इस्तेमाल उनकी जनता के खिलाफ किया जा रहा है। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के पार्ट हैं, जो नेविगेशन के इक्विपमेंट भारत ने बेचे हैं, म्यांमार की आर्मी उसका इस्तेमाल करती है और लगभग $1.5 मिलियन के जो नेवी ग्रेड डीजल है वो भी इनको बेचा गया, जिसका इस्तेमाल इन्होंने किया है वहां की गवर्नमेंट के खिलाफ, उनकी मिलिट्री ने और वहां के लोगों के खिलाफ। भारत को तुरंत ये सब रोक देना चाहिए और बदले में इन्होंने कहा कि भारत को बॉर्डर को अपना जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है, अगर कोई व्यक्ति है जो सगाइन से है या चिन स्टेट से या रखाइन से है, ये रहा सगाइन, ये रहा चिन, ये रखाइन, यहां से कोई अगर आते हैं अजालम लेने तो भारत को उनके लिए रास्ता खोल लेना चाहिए, उनको यहाँ पे अजालम देनी चाहिए। और इसके लिए भारत को एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि भारत कैसे अजालम देगा और जो एयर स्ट्राइक लगातार वहां की मिलिट्री कर रही है अपने लोगों के ऊपर, उसको रोकने की जरूरत है। उन्होंने कहा था दोबारा भारत को अपनी फ्री मूवमेंट रिजीम जो एफएमआर है उसको रीएक्टिवेट कर देना चाहिए, जो कि फरवरी के बाद से बंद हो रखी है, और जो मानवता है इसके आधार पर इन्होंने इसके साथ और इनको इमरजेंसी रिलीफ मटेरियल भेजना चाहिए, इनके साथ संबंधों को बढ़ाना चाहिए। मिजोरम में खासतौर पर जहां पर कई सारे जो लोग ऑलरेडी अजालम लेने आ रहे हैं, जहां ईडी को सिस्टम ऑलरेडी है, उसी तरह से भारत को और राज्यों में भी जो बॉर्डर से लग रहा है म्यांमार के, वहां पर इनको जो ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट है वो प्रोवाइड करना चाहिए। इन्होंने आर्गुमेंट यहां पे दिया है। लेकिन विवाद यह है कि ये सब करने के बाद क्या वहां की जो मिलिट्री जनता है वो भारत के पास रहेगी या म्यांमार चाइना के पास चली जाएगी? हालांकि इस आर्टिकल में पूरी तरह बात ये की गई है कि भारत को लोकल्स के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, थाईलैंड के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, जो यहाँ की एड है उसका इस्तेमाल वहां की मिलिट्री के द्वारा नहीं है। जनता मतलब जनता हिंदी वाली जनता नहीं भी, जनता मतलब वहां जो की मिलिट्री है उनके पास कंट्रोल नहीं जाना चाहिए, बल्कि जो हम एड दें वो वहां के लोगों को दे, वहां की जो गवर्नमेंट है उसका जो विरोध कर रही है अपोजिशन पार्टी उसका सपोर्ट करें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। हम क्रॉस बॉर्डर एड कॉरिडोर चला सकते हैं और चेक्स एंड प्री डिलीवरी कर सकते, वेटिंग कर सकते हैं कि भाई जो हम सामान दे रहे हैं वो वहां के लोगों तक पहुंचे। ऐसा नहीं कि सरकार उसके ऊपर कब्जा कर ले। भारत का लगभग 1643 किलोमीटर का 1643 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ। उसके आसपास भारत को उस बॉर्डर का इस्तेमाल ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए करना चाहिए, ये आर्गुमेंट है इस आर्टिकल का। लेकिन याद रखिए भारत एक पॉइंट के बाद इस पॉलिसी को फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि भारत को वहां से अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी बचाने हैं, भारत को साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करना है, भारत को वहां से ऑयल गैसेस के रिजर्व मिले वो भारत को चाहिए। तो भारत एक लेवल तक ही इन चीजों को कर सकता है, लेकिन ये एक व्यू पॉइंट है जो दिया गया है। और चौथा इन्होंने कहा है कि जो अजालम लेने आ रहे हैं भारत में उन्हें इन्हें वापस नहीं भेजना चाहिए। जैसे मणिपुर से इंडिया ने 115 लोगों को वापस म्यांमार भेज दिया, या रोहिंग्या के केस में केस चल रहा है, तो भारत को वो नहीं करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत को अपने अभी तक रिफ्यूजी कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया गया है, तो भारत के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि वो जो अजालम सीकर्स आ रहे हैं उनको अजालम प्रोवाइड करे, ना कि उनको इलीगल इमिग्रेंट बना के हटा दें। तो ये बातें इन्होंने करी है। लेकिन याद रखिए ये आर्टिकल के 4 पॉइंट अच्छे हैं, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि आंसर्स में आप कंप्लीटली बाकी चीजों को निगेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इंडिया ने वहां पर कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट डेवलप किया, जहां बहुत सारा पैसा और इन्वेस्टमेंट इंडिया की लगी है, जिससे कि भारत का नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट हो पाएगा। फिर इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे इंडिया वहां से बना रहा है, जिससे इंडिया साउथ ईस्ट एशिया के बाकी देशों वियतनाम तक पहुंचने की कोशिश करेगा, जिससे इंडिया का नया मार्केट खुलेगा। नॉर्थ साउथ जो हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है वो और ज्यादा डेवलप होगा। इसके अलावा इंडिया ने सितवे पोर्ट में ऑलरेडी बहुत सारा निवेश करके रखा हुआ है, तो अगर हम वहां की मिलिट्री जनता के खिलाफ जाते हैं बहुत ज्यादा, तो हमारा ये सारा इन्वेस्टमेंट फंस जाएगा। तो हमें इसके साथ भी बैलेंस बनाने की जरूरत है। ये बात हालांकि एडिटोरियल में नहीं लिखी, इस आर्टिकल में नहीं डिस्कस की गई है, पर ये एस्पेक्ट भी हमें अपने आंसर्स में जब इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो ये 4 पॉइंट प्लस जो इंडिया का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट वहां पे है और कैसे ये देश और चाइना के चंगुल में जाता जा रहा है, ये चाइना का एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है, तो भारत को यहाँ बैलेंस बनाने की जरूरत है। सीधा आप एक तरह से ऐसे स्टेप्स नहीं ले सकते। ये हो गई इस आर्टिकल की बात। और अगला आर्टिकल बात करता है चाइना के 2 दोस्त रशिया और नॉर्थ कोरिया के बारे में। हालांकि रशिया भारत का भी दोस्त है, ये पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आईआर के हिसाब से। यहां बात क्या है, रशिया और नॉर्थ कोरिया ने एक सिक्योरिटी पैक्ट किया है कि भाई नॉर्थ कोरिया में कहा किम जोंग उन ने कि भाई कोई रशिया पर अटैक करेगा तो वो हम समझेंगे हमारे ऊपर एक तरह से अटैक है, और नॉर्थ कोरिया पर कोई अटैक करेगा तो रशिया उसको बचाव करने आएगा। तो देखिए नॉर्थ कोरिया यहाँ चाइना
और रशिया से भी इनका बॉर्डर यहाँ छोटा सा लगता है। और ये रहा साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। और अभी वर्चुअली ये दोनों ही देश, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में पीस तो है, लेकिन एक तरह से हमेशा जंग नहीं रहते हैं। कभी भी नॉर्थ कोरिया इनके ऊपर रॉकेट दाग देता है। ज्योग्राफी समझिए, इधर येलो सी है, यहाँ ईस्ट चाइना सी, और यहाँ पर है सी ऑफ जापान। इनके बीच में ये कोरियन पेनिनसुला है, जहां दो देश हैं, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया एक डेवलप्ड कंट्री है, कैपिटलिस्ट मॉडल फॉलो करती है, डेमोक्रेटिक है। नॉर्थ कोरिया में वन पार्टी रूल है और सोशलिस्ट गवर्नमेंट कह सकते हैं यहाँ पर है, जहां पर आना जाना सब कुछ बिल्कुल ही बंद सा है। इनके संबंध मुख्य रूप से दो देशों के साथ ही है, रशिया और नॉर्थ कोरिया के साथ। अभी अभी रिसेंट तस्वीरें आई थी कि ये दोनों एक कार में घूम रहे हैं और व्लादिमीर पुतिन बहुत सालों बाद कोई राष्ट्रपति जो है रशिया का वो पहुंचा है नॉर्थ कोरिया। 24 साल के बाद ये प्योंगयांग गए, जो राजधानी है नॉर्थ कोरिया की। वहां पर इनके बीच में सिक्योरिटी पैक्ट हुआ, जहां उन्होंने बोला कि अगर कोई हमारे खिलाफ एग्रेशन दिखाता है तो हम एक दूसरे को म्यूचुअली असिस्ट करेंगे। म्यूचुअल असिस्टेंस की बात की है। और ऐसा म्यूचुअल असिस्टेंस, ऐसी एग्रीमेंट कोल्ड वॉर के समय में ही हुआ करती थी, जहां एक देश दूसरे देश के साथ कुछ ऐसा एग्रीमेंट करता था कि अगर आपके ऊपर हमला हुआ तो हम आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे, आपके ऊपर किसी ने हमला किया तो हम समझेंगे कि वो देश हमारा भी दुश्मन है। तो ऐसा एक एग्रीमेंट जब हुआ, ऐसा जब अलायंस बनता दिख रहा है, तो ये तो उस समय में हुआ करता था जब कोल्ड वॉर थी यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में। तो ये क्यों हो रहा है? पहली बात, पुतिन हालांकि एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के साथ हमेशा आरोप ये लगते हैं कि वो यूरेनियम सप्लाई करता है, यूरेनियम की इलीगल सप्लाई करता है। और इवन पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है, कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने ही पहले कुछ स्मगलिंग करके इनको प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए। और इसीलिए रशिया ने भी अक्सर नॉर्थ कोरिया पे एक ऐसा स्टैंड लिया है कि जहां उनके खिलाफ जब सैंक्शंस आए यूएन में, तो उन्होंने सपोर्ट किया, रशिया ने भी सपोर्ट किया इसका। रशिया भी इनके न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के खिलाफ बोलता आया है, लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। अभी रशिया के ऊपर हमला वेस्टर्न ग्रुप्स की तरह ज्यादा बढ़ गया है, खासतौर पर इकोनॉमिक एरियाज में। और चाइना के दोनों ही देश बहुत ज्यादा करीब है। अभी हुआ यह है कि हालांकि पहले इन्होंने विरोध किया था इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम का, लेकिन अब जब रशिया के पास जरा पार्टनर्स नहीं बचे हैं, तो रशिया को चाहिए था हथियार, कुछ एमुनिशन, और वो प्रोवाइड किए थे इनको नॉर्थ कोरिया ने। और अब यूक्रेन वॉर के समय में भी रशिया के पास कम्युनिटीज बहुत है, उनके पास बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनको बेचना है, वो उसका खरीदार हो सकता है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया कुछ हथियार वगैरह इनको सप्लाई कर सकता है। और नॉर्थ कोरिया भी क्लियरली बोल रहा है कि अगर कुछ होगा तो हम रशिया को सपोर्ट करेंगे। और जब ये वॉर हुई भी, सैंक्शन लगे भी रशिया के ऊपर, तो कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने इनको एमुनिशन और वॉर सप्लाई दिए थे। और उल्टा रशिया ने बदले में इसको, जो नॉर्थ कोरिया वहां पे फूड और फ्यूल दिया, जिससे कि नॉर्थ कोरिया का डिफेंस सेक्टर बढ़ा और रशिया को भी सपोर्ट मिल रहा है। तो ये एक पैक्ट है जिसके तहत दोनों ही देश आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इन्होंने रिजेक्ट किया ऐसा कोई बात कि हमने एक दूसरे को हथियार नहीं दिए हैं, लेकिन अब जिस लेवल पे ये रिलेशंस जा रहे हैं, वहां इजीली ये दोनों एक दूसरे को हथियार भी बेचेंगे। और इससे चाइना की इनके ऊपर इनकी डिपेंडेंस बढ़ेगी। और चाइना, हालांकि चाइना खुल के कभी ऐसा सामने नहीं आता कि अमेरिका के खिलाफ बोलेगा या वेस्ट के खिलाफ बोलेगा, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं अगर रशिया और नॉर्थ कोरिया ऐसा कर रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि चाइना बहुत सारा ट्रेड करता है अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, बाकी देशों के साथ। अगर आप कंपेयर करें रशिया को और नॉर्थ कोरिया को, तो इन दोनों ही देशों के ऊपर सैंक्शन लगे पड़े हैं। इनके साथ कोई भी यूरोपियन कंट्री बहुत सारा ट्रेड नहीं कर रही है, जबकि चाइना, हालांकि चाइना इनकी भी दोस्त है, लेकिन चाइना बहुत सारा ट्रेड बाकी देशों के साथ भी कर रही है। तो चाइना के दो क्लोज अलाइज साथ आ रहे हैं और ये इन दोनों का एक की इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पार्टनर बनता दिख रहा है, साथ में एनर्जी पार्टनर भी बनता दिख रहा है। तो अमेरिका को काउंटर करने के लिए चाइना इन दोनों के काफी करीब आ चुका है। और नॉर्थ कोरिया अभी टेक्निकली साउथ कोरिया के साथ वॉर पे है ऑलरेडी। तो अगर युद्ध होता है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में, तो क्या रशिया खुल के नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट करेगा? अगर ऐसा होता है तो चीजें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। और इन सब के बीच में ये भी होता दिख रहा है कि इनके साथ ईरान और पाकिस्तान भी करीब आ सकते हैं। तो भारत को हमेशा एक डर लगता है प्रिक का, यानी पाकिस्तान, रशिया, ईरान और चाइना एक्सेस बन जाएगा अगर भारत के आसपास, तो भारत के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है वो। अब रशिया और कोरिया जैसे करीब आ रहे हैं, नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना जिस लेवल पे करीब आ चुके हैं, भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत खतरनाक हो सकता है। अब अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में युद्ध होता है तो शायद ये और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि रशिया खुल के इसका सपोर्ट कर सकता है। और क्या इसके बाद न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो हो रही है कोरिया के द्वारा, कोरिया जो और जगह नॉर्थ कोरिया बाकी जगह इसको फैला रहा है, तो क्या वो और बढ़ जाएंगी? तो इंडिया के लिए तीन चीजें हैं, एक तो प्रिक का बनना, दूसरा प्रिक का स्ट्रांग होना, इनके बीच में अलाइनमेंट स्ट्रांग होना, दूसरा नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया डिस्प्यूट का बढ़ना, इससे जापान को असर पड़ेगा, इससे आसपास के ट्रेड को असर पड़ेगा, इससे भारत को असर पड़ेगा, प्लस रशिया इसके बाद और करीब होता चला जाएगा चाइना के, जो इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम है। इंडिया चाहता है कि रशिया बैलेंस्ड रहे, चाइना का दबदबा पूरी तरह ना फैल जाए इन देशों के ऊपर, क्योंकि वो भारत के इंटरेस्ट में नहीं होता है। तो ये इनकी इम्पैक्ट के बाद यही समस्या आ रही है। चाइना अभी तक थोड़ा कॉशियस है, लेकिन उसको जो जियोपॉलिटिकल फायदा होने वाला है वो उसको दिख रहा है क्लियरली। और रशिया
उसके साथ ऑलरेडी जापान के साथ उसके संबंध खराब है, साउथ कोरिया के साथ उसके संबंध खराब है, और अब नॉर्थ कोरिया के करीब जाएगा तो संबंध और खराब होंगे। तो ये जो एग्रीमेंट है, इससे होगा ये कि जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका और करीब आएंगे, नॉर्थ कोरिया, जापान और चाइना एक तरफ जाएंगे, बीच में फंस जाएगा भारत, क्योंकि भारत रशिया के भी करीब है, यूएसए के भी करीब है। तो एक नया कोल्ड वॉर उठता हमें दिख रहा है इन कोरिया, जिससे वॉर बढ़ने की संभावना हो जाएगी। तो दो ग्रुप बन जाएंगे, रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, और उधर आपका साउथ कोरिया, जापान और यूएसए। अब मैंने यहां चाइना को इसलिए जोड़ा क्योंकि साउथ चाइना के साथ साउथ कोरिया के और जापान के विवाद पहले से हैं। तो दो दो ग्रुप बन रहे हैं तीन तीन देशों के, जहां अलग झमेला हो सकता है। एक तो ये कोल्ड वॉर की स्थिति है, फिर जो पीआरआईसी की मैंने बात की उसका विवाद है, प्लस रशिया चाइना के और करीब चला जाएगा, ये एक विवाद है। इन सभी चक्करों में भारत के लिए बहुत ही अभी सोचनीय स्थिति हो चुकी है ये। तो इस केस में ये इंडिया को एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। हम एक तरफ पे जहां एससीओ के मेंबर भी हैं और क्वाड के मेंबर भी हैं, तो हमारे लिए एक मुश्किल स्थिति भविष्य में आ सकती है। इसलिए इंडिया को बैलेंस बनाने की जरूरत है, स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग की जरूरत है। अगला आर्टिकल बात करता है नीट के बारे में, या नीट या एनटीए के बारे में और नेट के बारे में, तीनों के बारे में। सबसे पहली बात यह है कि व्हाट इज एनटीए। एनटीए ने हाल ही में एक टेस्ट लिया था नेट का, जो कैंसिल हो गया। नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिससे कि कोई व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होता है। इसके साथ अगर आप उसको जीआरएफ मिलता है तो आपको फेलोशिप मिलती है, आप आगे रिसर्च कर सकते हैं, आपको पैसे दिए जाते हैं, उसके बदले में हर महीने स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये एग्जामिनेशन वेडनेसडे को हुआ, उसके एक दिन बाद उन्होंने कहा कि भाई इसको कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा लीकेज की खबरें आई हैं। इससे पहले नीट का एग्जाम हुआ था, जो कि मेडिकल एंट्रेंसेस का एग्जाम है, उसको लेकर भी लगातार आरोप लगते जा रहे हैं। इससे पहले नीट का अंडर ग्रेजुएट वाला एग्जाम, उसको लेकर आरोप लगे, जेई को लेकर आरोप कुछ कुछ लगते आ रहे हैं। तो ये दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। तो पहली बात, एनटीए है क्या? देखिए, एनटीए बना कब? एनटीए बना है 2017 में। 2018 तक जो यूजीसी नेट का एग्जाम था, ये लिया करती थी सीबीएसई। 2018 के बाद से सीबीएसई के बदले में एग्जाम लेना स्टार्ट कर दिया एनटीए ने। 2017 में एनटीए बनाया गया था, जिसका काम ये था, एनटीए का काम था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का काम था टेस्ट कंडक्ट कराना, ताकि वो एक साइंटिफिक मैनर में टेस्ट हो पाए और बेहतर तरीके से लोग सही तरीके से चुन के आए। तो एनटीए ने अपना पहला यूजीसी नेट का एग्जाम कराया था 2018 में, और उसके बाद से कंसिस्टेंटली नेट जो है अपना आपकी नीट का एग्जाम भी करा रही है, यूजीसी नेट भी करा रही है। इसके अलावा जेईई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जो होता है मींस, वो भी यही कराती है। आईटी एनआईटी से इसके अंदर सिलेक्शंस होते हैं, तो एक बड़ा रोल निभाती है, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आती है। इसके अलावा जीपैट, सीमैट के एग्जाम भी यही एजेंसी कराती है। और अभी जो इसको हेड करते हैं वो यूपीएससी चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी। 14 लोग इसके अंदर होते हैं, एक चेयरमैन भी होते हैं। और देखिए, जो इसकी डायरेक्टर्स हैं वगैरह, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, आईटी के डायरेक्टर्स हैं। लेकिन लगातार जो न्यूज आ रही है इरेगुलरिटीज की, वो पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही क्वेश्चंस में लेके आती है कि अगर ये चीजें बढ़ती गई तो भारत के लिए बहुत बड़ा फियास्को हो सकता है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने पहले बोला सफल हो गया एग्जाम, फिर एनटीए की लीकेज की खबरें आई, उससे पहले नीट के ऊपर पहले से आरोप लग रहे हैं। तो अब नेट का एक फ्रेश एग्जाम होगा। नेट को नीट के साथ कंफ्यूज नहीं करना। नेट होता है एलिजिबिलिटी टेस्ट पीएचडीज और जेआरएफ के लिए, और नीट होता है एमबीबीएस करने के लिए। तो अब दोनों ही जगह जो खबरें आ रही हैं, वहां पर अभी नीट का मामला ऑलरेडी कई सारी कमिटीज में है, कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, कई केसेस अभी और बढ़ रहे हैं। तो अब देखेंगे आगे क्या नीट के मामले में भी ऐसा कुछ केस होता है या नहीं, या फिर जो 9 लाख लोगों ने नेट का एग्जाम दिया, जिन बच्चों ने, वो दूर दूर कैंपस में जाकर एग्जाम देके आए, नो एग्जाम अच्छा गया होगा, बड़ी मुश्किल से लोग वहां पहुंच पाते हैं, पैसे इकट्ठा करके किस तरह पहुंचते हैं, उसके बाद एग्जाम कैंसिल हो जाना, इतना खर्च होना, ये वहन करना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और नेट का तो एग्जाम पहले ऑफलाइन होता था, सीबीएसई करवाती थी, फिर जब नेट एनटीए आया तो नेट ने इसको ऑनलाइन किया, नेट का एग्जाम ऑनलाइन होने लग गया, लेकिन दोबारा इसको अब ऑफलाइन कर दिया गया। अब जब जब पेपर ऑफलाइन होता है तो लीकेज की खबरें ज्यादा आसान हो जाती है, पेपर लीक्स आसान हो जाते हैं, और जब तक इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं तब तक हमको पूरा क्लियर पिक्चर मिलेगा नहीं। लेकिन एनटीए जो भी कर रही है, इससे उसका जो कैंडिडेट्स के बीच में उसका ट्रस्ट है वो तो खो चुकी है। तो अब कोर्ट क्या करती है और ये एजेंसीज क्या बदलाव लाती है, वो बड़ी सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये कि अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए कि कैसे पेपर लीक हुआ, कहां पेपर लीक हुआ, और उनको पनिश करना बहुत जरूरी है। एनटीए को अपने सिस्टम और पर्सनल्स को फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा कि टेक्निकल ग्लिच, चीटिंग, स्कैम, पेपर लीक वगैरह ना हो। और जहां तक मुझे जानकारी है कि एनटीए एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कल अगर एग्जाम है तो आज रात को पेपर बनते हैं, लोग रात भर बैठ के काम करते हैं, बहुत ही लचर स्थिति में एनटीए में काम होता है। तो एजेंसी की जिम्मेदारी है कि वो इसको सही करे। और इंडिया के इतने सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य अधर में लटका रहता है। कई सारे अपोजिशन लीडर्स कह रहे हैं कि एनटीए को खत्म कर दो और स्टेट गवर्नमेंट को अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम लेने दो। हालांकि जब स्टेट गवर्नमेंट लेती थी तो उनके ऊपर भी ढेर सारे आरोप लगते थे। तो हमें जरूरत है कि जो भी बॉडी बने या जो भी बॉडी है
वो अपने प्रोविजंस को ठीक करे, अप्लाई करे। स्टेट गवर्नमेंट में बांट देना, हो सकता है कुछ राज्य अच्छा परफॉर्म करे, साउथ के स्टेट्स में न्यूज कम आती है पेपर लीक्स की, पर नॉर्दर्न राज्यों में तो अक्सर पेपर लीक्स पहले भी हुआ करते थे। इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी अकाउंटेबिलिटी और पनिशमेंट सेट करें एनटीए और यूनियन गवर्नमेंट, जो अपने एग्जाम्स के तरीके हैं, जहां अगर सीबीएसई ढंग से ले सकती है या फिर कोई और संस्था अपने एग्जाम ढंग से करा रही है तो उससे छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। ऑल इंडिया एग्जामिनेशन होनी चाहिए, लेकिन स्टेट्स के पास, स्टेट्स को भी आपको कम से कम एक लेवल ऑफ नेगोशिएशन में लाना चाहिए और स्टेट के साथ स्टेट्स को डिमांड करी चाहिए सेंटर से कि भाई जो सिस्टम खराब हो रहा है इसको कैसे ठीक किया जाए। एनटीए के ऊपर कई सारे सवाल लगे हैं, नीट और नेट जैसे एग्जाम्स पे क्वेश्चंस खड़े हुए हैं, तो अब देखते हैं आगे इसके ऊपर क्या होता है। अभी तक बहुत दुखदाई स्थिति है, आई होप चीजें सही हो जाए। कई स्टूडेंट्स ने नेट दिया होगा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं नीट वाले स्टूडेंट तो नहीं होंगे यार, नेट वाले तो पक्का होंगे कोई ना कोई, तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं। आई होप आप दोबारा एग्जाम देंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और ये थी हमारी डिस्कशन, आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS एंड हैव अ नाइस डे।